नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी शो चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी दलों में उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। हर दिन अलग अलग मुद्दों पर सियासी उठापटक भी जारी है, तो वहीं दल बदल का सिलसिला भी तेज हो चला है। हरियाणा के सियासी दंगल में इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। किस दल की तैयारियां कितनी तेज हैं, सियासी गलियारों में किन बातों का शोर ज्यादा है और चुनाव में वोटिंग की तारीख बदले जाने की मांग पर भी सियासी बयानबाजी क्यों हावी हो गई है, इन तमाम बातों को जानने के लिए और समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। कांग्रेस लगातार उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 27 अगस्त से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने एक एक करके हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं से चर्चा की है और उनसे सुझाव लिए हैं। मंगलवार से शुरू होकर के ये बैठक बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन तक, और इस दौरान उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें कम से कम 1 या 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों के नाम पैनल में रखे जा सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन करेंगे। उनके साथ कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जानकारी के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस का टिकटों पर मंथन लगातार चल रहा है और 27 अगस्त से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और इस बैठक में मंथन किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2500 के आसपास, 2500 से भी ज़्यादा आवेदन कांग्रेस को मिले हैं और कम से कम 3 से 4 दिन इन तमाम आवेदनों पर चर्चा करने में लगेंगे और कम से कम 2 या फिर 1 सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 उम्मीदवारों का नाम जो है वो तय किया जाएगा। पैनल बनाया जाएगा हर सीट पर और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को ये लिस्ट भेजी जाएगी। उम्मीदवारों पर हाईकमान को ही अंतिम फैसला लेना है। कांग्रेस में लगातार जिस तरीके से आवेदनों की जो होड़ देखने को मिली, दिल्ली में हरियाणा चुनाव समिति की उस पर बैठक हुई और बैठक में भी सूची तैयार की गई है और कांग्रेस में 90 सीटों पर, हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 2500 से ज्यादा दावेदार हैं, तो उन पर मंथन किया जा रहा है। जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि जितने भी जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और साथ ही साथ कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की टिकट भी कट सकती है। इस बात के संकेत खुद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान दे चुके हैं और 4 से 5 सितंबर तक पहली सूची आने की संभावनाएं कांग्रेस की बनी हुई। चुनाव की बात में बात कांग्रेस के उम्मीदवारों पर हो रहे मंथन की कर रहे हैं, तो इस मामले में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में यह बताया कि 5 सितंबर से पहले कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है और साथ ही इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे साथ प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद है। हरियाणा न्यूज पे सर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा चुनाव आयोग को लेकर जो पत्र लिखा गया है, किस तरह से देखते हैं आप? कल कहा जा रहा है कि कुछ बैठक भी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की नर्वसनेस जो चुनाव के नतीजे बीच पर सामने लिखे हुए दिखाई देते हैं, उससे नर्वस होते हुए ये हर प्रकार के ड्रामा कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। दे आर नॉट रेडी टू फेस द इलेक्शंस। इतनी प्रजा में उनके लिए नाराजगी, उसका एहसास हो गया है कि कई कैंडिडेट की तो डिपॉजिट जब्त होने वाली है, इसलिए ये पीछे ठेलने की सब चेष्टा कर रहे हैं। सर, अगर तारीख आगे बढ़ा दी जाती है तो क्या कांग्रेस को किसी तरीके से कोई परेशानी होगी या किसी तरीके से कुछ? देखिए, परेशानी मतदाता को होती है और पूरे देश में परेशानी होती है कि आप एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा करते हैं। बाकी अन्यथा हमको कोई परेशानी नहीं है, मगर मतदाता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे कैंडिडेटों को नहीं होनी चाहिए, पूरी जो पॉलिटिकल वर्कर और सिस्टम होती है उसको नहीं होनी चाहिए। तो ये गैर जिम्मेदारीपूर्ण इसका जो है रवैया है। इलेक्शन कमीशन के स्टेट गवर्नमेंट का पहले भी इसके लिए संज्ञान लिया होगा, तो व्हाई दे डिड नॉट अप्लाई देयर माइंड ऑन इट। सर, स्क्रीनिंग कमेटी पर भी आपका मैं लेना चाहूंगी, किस तरीके जो स्क्रीनिंग कमेटी कब होने वाली, कितने दिनों की होने वाली, क्या कुछ होने वाला है? स्क्रीनिंग कमेटी का काम 30 तारीख तक चलेगा ऐसा उम्मीद है और 30 तारीख के अंत में हम लोग जो है पूरा प्रस्ताव सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को रिकमेंडेशन के साथ पेश कर देंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और बाद में आगे का काम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी देखेगी, वो 2-3 दिन में शायद हो सकता है अप्रूवल दे देगी। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो पहली सूची है कांग्रेस की वो सामने आ जाएगी?
आ जाएगी। 5 तारीख से नामांकन शुरू होते हैं, तो 5 तारीख तक आ जानी चाहिए। सर एक और सवाल लेना चाहूंगी, पैनल को लेकर भी चर्चाएं चल रही क्योंकि काफी सारे आवेदन आए हैं सर, काफी परेशानियां, क्योंकि कांग्रेस के पास करीब 2500 से ऊपर आवेदन आए हैं। तो हर एक पैनल में जो सीईसी के सामने जाएगा या स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जाएगा, तो कितने नाम एक पैनल में डाले गए? 1, 2, 3 नाम जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, मगर जितने भी हमारी टीम जो है एसएससी की, वो सभी कैंडिडेट के पास से जो टिकटार्थी हैं उनका सबका इंटरव्यू भी कर रहे हैं और उसमें से पोटेंशियल लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनमें से 5-7 पोटेंशियल लोगों को जो पहले 5 टॉप 5 में आते हैं उसकी सूची मैं खुद ही माकन साहब को प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि उनका भी संज्ञान लिया जाए। वो मेरा एक लक्ष्य है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा जेजेपी को लेकर के। दुष्यंत चौटाला लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, शायराना अंदाज में भी कई चीजें कहने को मिल रही है, किस तरीके से आप देखते हैं दुष्यंत चौटाला जेजेपी को? पुराना रिश्ता है, दोनों लूट के भागीदार हैं। हरियाणा में जो कुछ भी आज की दुर्दशा है उसमें दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है। ड्रामा करके जो साझेदारी थी वो तो अलग कर दी, मगर उससे वो प्रजा के खौफ से या तो जिम्मेदारी से बाकात नहीं हो सकते। लैंड स्कैम को लेकर कह रहे हैं कि सभी जो भी लैंड स्कैम हरियाणा में है वो सभी चीज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देन है। कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। 10 साल पहले हुड्डा जी की सरकार खत्म हो गई, आप 10 साल से थे तो क्या मक्खा मर रहे थे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहता भी है और सुनता भी है दीवाना। तो बिल्कुल हम सुन रहे थे प्रभारी दीपक बावरिया को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता जुई, कैमरा पर्सन। और चुनाव की बाद में बात करते हैं सत्ता पक्ष बीजेपी की। बीजेपी में भी मेगा मंथन जारी है उम्मीदवारों को लेकर के। उम्मीदवारों को लेकर सभी 90 सीटों पर मंथन हो चुका है। छोटी टोली की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक अब 29 अगस्त को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों पर भी मंथन संभव है। लेकिन उससे पहले अभी उम्मीदवारों के नामों पर प्रदेश स्तर पर और भी मंथन चल रहा है, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के पास नामों की सूची को भेजा जाएगा। उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि जल्द ही बीजेपी की एक सूची जारी हो सकती है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल होगा। सीएम समेत करीब 20 उम्मीदवारों की घोषणा पहली सूची में की जा सकती है और सूत्रों के अनुसार जानकारी यह भी मिल पा रही है कि सीएम नायब सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीजेपी ने 90 की 90 सीटों पर पैनल तैयार कर लिया है और जो पैनल तैयार किया गया है, पैनल को अंतिम रूप देने में हरियाणा बीजेपी लगी हुई है। हरियाणा बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं, क्योंकि पहले गुरुग्राम में बैठकें हुई, फिर गुरुग्राम में बैठक होने के बाद छोटी टोली समेत कई बैठकें हो चुकी हैं और लगातार उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि विधायक मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दी जाएगी, यानी कि साफ है कि जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, कई ऐसे मंत्री भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं जिनकी टिकट काटी जा सकती है, यानी कि उनकी टिकट पर तलवार लटकी हुई है। और बीजेपी की पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीएम नायब सैनी खुद लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, ओपी धनखड़ को बहादुरगढ़ सीट से भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि बीजेपी की सूची कब तक जारी होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक एक बार भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई है, हरियाणा पर चर्चा नहीं हुई है। तो वहीं खुद के चुनाव लड़ने को लेकर के सीएम नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं आजकल, वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्योंकि लगातार शनिवार इतवार की छुट्टी है, 1 तारीख को चुनाव है, उसकी चुनाव के कारण छुट्टी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उसकी छुट्टी है। हमने माननीय अध्यक्ष जी को इस बात का आभास हुआ, आदरणीय मोहन लाल बड़ौली जी खड़े हैं, इनको ये आभास हुआ भी कहीं लोग अपना टूरिंग प्रोग्राम न बना लें। टूरिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ये पवित्र लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो स्वच्छ लोकतंत्र होता है, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इसको लेकर के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने चिंता की और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा। इसीलिए लिखा कि अगर आप इस डेट को आगे पीछे करना चाहें तो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो हमें कौन सी आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक से लड़ेंगे या दूसरी सीट ढूंढ रहे, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कहाँ से चुनाव लड़ना है। जहाँ से लड़ेंगे तो वहाँ से लड़ेंगे, कहीं से भी कहें तो हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। आपने कहाँ से इच्छा जिताई है जी? आपने कहाँ से जिताई इच्छा? मेरा तो पूरा हरियाणा।
तो वहीं बीजेपी की पहली सूची पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 28-29 अगस्त को पहली सूची आ जाएगी और साथ ही उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। जहाँ तक चुनाव की तैयारी है तो हमारी प्रदेश की इकाई सब मंथन कर रही है और कैंडिडेट्स की जितनी भी एक सूची बनी है, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग अपना बायोडाटा भी दे रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो भी ऐसे लोग आए हैं उनका विश्लेषण जिलानुसार करके प्रदेश की चुनाव समिति ने अपनी मीटिंग कर ली है और अब केंद्रीय चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड उनको ये सूची जाएगी और मुझे लगता है 28 को या 29 को एक सूची भारतीय जनता पार्टी जरूर आ जाएगी। सीएम साहब, ये लोकतंत्र है, कौन किसकी राजनीति खराब करेगा ये तो जिसने खराब करना है ये वो जाने या जिसकी खराब होनी है वो जाने, लेकिन हम सावधान रहने के लिए तो सबको ही कहते हैं कि सावधान रहो और सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कभी अगर बहुमत नहीं आता है तो किसी पार्टी के साथ ऐसा अगर मगर के प्रश्नों का उत्तर मैं दिया नहीं करता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी इस बार आने वाली। चुनाव के बाद में बात कर रहे हैं उम्मीदवारों पर मंथन की, तो वहीं बात परिवारवाद की भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे बड़े राजनीतिक घराने हैं, कई ऐसे बड़े राजनीतिक परिवार हैं जिनकी कई पीढ़ियां राजनीति करती आ रही हैं और कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अगली पीढ़ियों को अब सक्रिय राजनीति में लाना चाहते हैं। तो ऐसे में परिवारवाद की विरोधी रही बीजेपी हो या कांग्रेस, इस बार दोनों ही दलों के लिए परिवारवाद किस तरह से बड़ी मुसीबत बना हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के सामने टिकटों का बंटवारा करना सबसे ज्यादा चुनौती वाला काम बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही कई दिग्गज नेता अपने परिजनों के लिए चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई बेटी के लिए तो कोई बेटे के लिए तो कोई अन्य परिवार वालों के लिए। इसीलिए तो चुनाव का ऐलान होने के बाद दोनों पार्टियों में टिकटों के बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। दोनों ही दलों के सामने मुश्किल ये है कि राज्य में दिग्गज नेता अपने बेटे बेटियों या अन्य रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। एक तरफ दिग्गजों को नाराज नहीं करना तो दूसरी तरफ अन्य दावेदारों की नाराजगी से भी बचना और भीतरघात से भी, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद बगावत हुई तो इससे इन राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए कौन कौन से दिग्गज नेता बन रहे हैं मुसीबत। भले ही बीजेपी परिवारवाद की राजनीति के खात्मे का दावा करती रही हो, लेकिन अब बीजेपी के अपने दिग्गज भी अपने बच्चों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए अटेली या कोसली से टिकट की मांग कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अगर अटेली से टिकट दी गई तो विधायक सीताराम की टिकट काटनी पड़ेगी। कोसली से टिकट दी गई तो विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की काटनी पड़ेगी टिकट। केंद्र में कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने को लेकर के पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस बार राव इंद्रजीत सिंह को नाराज नहीं करना चाहेगी। अब बात करते हैं एक और केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर की। कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए तिगांव सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। तिगांव सीट से अगर देवेंद्र चौधरी को टिकट दी गई तो राजेश नागर की टिकट काटनी पड़ेगी। इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह भी अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए सोहना या चरखी दादरी से टिकट की मांग कर रहे हैं। सोहना से मोहित चौधरी को अगर टिकट मिली तो राज्य मंत्री संजय सिंह की टिकट काटनी पड़ेगी। इसी तरह बात करते हैं हाल ही में राज्यसभा सांसद चुनी गई किरण चौधरी की। किरण चौधरी भी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए तोशाम से टिकट की मांग कर रही हैं। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ की। ओपी धनखड़ भी अपने बेटे आदित्य धनखड़ के लिए इस बार बादली से टिकट की मांग कर रहे हैं। बीजेपी में इस बार परिवारवाद का मुद्दा कुछ ज्यादा ही बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बार सरकार बनानी है तो इन परिवारों को भी साधना पड़ेगा और अन्य नेताओं के साथ की भी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। लेकिन जिनका टिकट कटेगा उनकी नाराजगी से भी दो चार बीजेपी को होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की।
कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हैं। खुद गढ़ी सांपला किलोई से विधायक हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से सांसद हैं। ऐसे में परिवारवाद का बड़ा उदाहरण सबके सामने है। तो वहीं ऐसे कई नेता हैं जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जिनमें बात सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला की करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला के लिए कैथल विधानसभा सीट से टिकट चाहते हैं। इसी तरह हिसार से सांसद जयप्रकाश भी अपने बेटे विकास सहारण को कलायत विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अंबाला से सांसद वरुण चौधरी अपनी पत्नी पूजा चौधरी को मुलाना सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे आनंद दांगी महम से अपने बेटे बलराम दांगी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक राव दान सिंह अपने बेटे अक्षत राव को भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतारने की इच्छा रख रहे हैं। बहरहाल बीजेपी की लड़ाई जहां हरियाणा की सत्ता में बने रहने की है, हैट्रिक लगाने की है, तो वहीं कांग्रेस का जोर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने पर लगा हुआ है। लेकिन दोनों ही दलों की कामयाबी विधानसभा में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी और विधानसभा में सदस्य उसी के ज्यादा होंगे जिनका टिकटों का आवंटन बेहतर होगा। फिलहाल टिकटों का आवंटन करने के लिए दोनों ही दलों को परिवारवाद की इस बड़ी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इससे दोनों ही दल कैसे निपटेंगे और पार्टियों के फैसलों का कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बाद में बात करते हैं सत्ता पक्ष बीजेपी की। बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी ने सभी 90 सीटों के लिए मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन रोहतक में किया। सीएम नायब सैनी ने रोहतक में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। हवन यज्ञ करके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सीएम नायब सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। आज ये 2024 के विधानसभा के चुनाव का जो 90 की 90 विधानसभाओं के लिए एक मुख्य कार्यालय रहेगा, आज हवन यज्ञ करके हमने इसकी शुरुआत की है और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस बात का जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेके 1 अक्टूबर को जो चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस प्रकार का जो मन हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाया है, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जनता के बीच में जाके आशीर्वाद लेने का काम। और चुनाव की बात में बात सीएम नायब सैनी की करते हैं। रोहतक में पार्टी के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और राज्य की सुरक्षा और एकता के लिए कांग्रेस को खतरा बताया है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के पूर्व सीएम हुड्डा से भी कई सवाल पूछ दिए सीएम ने और साथ ही कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर के तंज कसा। इस दौरान सीएम ने जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को भी एक खास सलाह दी। कांग्रेस के टिकट लेने वाले अब सामने नहीं आ रहे हैं। टिकट का फार्म भरवाने के लिए भी एक परिवार से 5-5 लोगों के नाम वो भरवा रहे हैं ताकि अपनी इज्जत को जनता के सामने बचाया जा सके, क्योंकि कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पिछले 10 सालों में हरियाणा प्रदेश के लोगों की इज्जत को तार-तार करने का काम किया था। अब उनका कोई खाना नहीं बचा, दुकान खाली हो चुकी है। नहीं, वो तो कांग्रेस को मैंने कहा कि उसके साथ आजकल उनका तालमेल चल रहा है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उधर ना हो जाए। कांग्रेस तो जेजेपी को खत्म करना चाह रही है, मैंने इसका कारण से कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस
जेजेपी को खत्म करना चाह रही है, क्योंकि मैं दुष्यंत चौटाला जी को ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा मजबूत हो जा। पिछली बार 10 सीटें ली थी, भी ले ले कुछ थोड़ी बहुत। क्या कांग्रेस JKNC जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्योंकि हमने देखा है पिछले लंबे समय से हमने ये देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने वहां की जनता के, वहां के अवाम के साथ भी भेदभाव किया है। हरियाणा में भी कांग्रेस का यही रवैया राज्य की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा बना हुआ है। हरियाणा की जनता कांग्रेस की ऐसी विभाजनकारी नीतियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हुड्डा साहब को भी अब जवाब देना होगा। और चुनाव की बाद में बात करते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। विधानसभा चुनाव की तारीख बदले जाने की मांग पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव की तारीख पोस्टपोन की जगह प्रीपोन करवाते तो हम भी समर्थन करते। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है। इसके अलावा उन्होंने सीएम नायब सैनिक दुष्यंत चौटाला को सलाह पर भी तंज कसा है। कमेटी की मीटिंग शुरू हुई है, आज से चालू है, प्रोसेस टाइम लगेगा। और कब तक उम्मीद की जा सकती है सर? पहली सूची कब तक आ सकती है सर? पहले हफ्ते में आज दूसरों सलाहकार अपनी बात कर लेना। दूसरे में सर दुष्यंत चौटाला ने एक जगह कहा है कि उन्होंने तो एक झूठ की दुकान का ठेका ले रखा है नायब सिंह सैनी जी ने। सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं, शाम तक बिना आधार के वो बात करते हैं। अगर इनको यही था तो पोस्टपोन की वजह प्रीपोन कराने एक हफ्ता हमारे को तो आज पहले प्रीपोन की अगर मतलब से हम भी साथ देते हैं। कराने को लेकर आप कैसे सोच रहे हैं? क्या आप बीजेपी अपने पहले यार मान चुकी बीजेपी जब भी तो ऐसी काम करेगा। कौन सा स्कैम तो इनके समय में हुए हैं। रजिस्ट्री का घोटाला इनके समय में हुआ है, एक्साइज का घोटाला इनके समय में हुआ है। सारे घोटाले में तो जिम्मेवार यही सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन घोटालों को उजागर करने का काम भी करोगे? जो SIT बनी पहले तो वो खोल करेंगे, उनका खोलेंगे। जो SIT बना के इन्होंने दी नहीं, घोटाला पे घोटाला। तो आप देख लो, रजिस्ट्री घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कितने घोटाले हैं। ये जमुना गाँव देखो कहाँ रास्ता ही बदल दिया। माइनिंग का घोटाला कितना बड़ा है, NGT ने भी कितनी बार संज्ञान किया, जुर्माना लगाया है। तो घोटाले पे और चुनाव की बाद में बात करते हैं पूर्व मंत्री अनिल विज की। उन्होंने अब एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि क्षेत्रीय दल प्रदेश में खत्म हो चुके हैं। ऐसे में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस को आसानी से हरा देगी। क्षेत्रीय पार्टियां तो लगभग फिनिश हो गई। लोगों का मन भी अब जो है सिलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस को हम आसानी से चित्त कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। क्या मानते हो कब तक लिस्ट? अब देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है। जो चुनाव समिति थी जिसमें मैं भी था, जिसका मैं सदस्य हूँ, उसने अपनी पैनल बनाकर भेज दिए। अब केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है किस दिन करें। जम्मू कश्मीर का उन्होंने कर दिया, उसकी लिस्ट आ गई है। और अब कब वो तिथि तय होती है उस दिन हरियाणा की भी आ गई। डेट बढ़ सकती है? आप नहीं, देखो लग रहा है कुछ ना कुछ तो। बात करते हैं चुनाव की बात इस कार्यक्रम में इनेलो की, क्योंकि इनेलो नेता अभय चौटाला की तरफ से ये कहा गया कि वो 2 सीटों से भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभय चौटाला ने 2 जगह से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं कि 2 जगह से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि लोग फैसला करेंगे मुझे दूसरी किस जगह से चुनाव लड़ना है और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये 4 या 5 सितंबर तक तय हो जाएगा, क्योंकि इनेलो का गठबंधन है प्रदेश में बसपा के साथ। और उम्मीदवारों को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 4 या 5 तारीख तक सभी जगह पर तय हो जाएगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। कितने जिले अब तक कवर कर टोटल कर दिया? 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र कर दिए। अब 1 तारीख से फिर मीटिंगें शुरू हमारी, एक दिन में 2-2 विधानसभा।
बस ये मान के चलो 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और 4 या 5 को सारा फैसला कर देंगे, अपने अपने किस किस को लड़ाना है तय कर देंगे। तुम्हें तो और बता तू कहाँ से लड़ना है, कोई और जगह से लड़ना था आप बता दे। इलाहाबाद के अलावा एक जगह से और भी लड़ सकता हूँ, 2 जगह से लड़ूंगा। कितने जिले अब तक कवर कर चुके? टोटल कर दिया 10 के 10। चलिए, चुनाव के बाद में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।